गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारे जनसंचार माध्यम के अंतर्गत दिए गए विषय कहानी लेखन, अर्थात कहानी कैसे लिखें। कहानी क्या है, कहानी कितनी पुरानी है और कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, कहानी का प्राचीन इतिहास क्या है। तो कहानी को परिभाषित करते हुए हमारे यहाँ हिंदी की एक प्रमुख कथाकार हुई है जिनका नाम है कृष्णा सोबती। उन्होंने कहा है कि कहानी किसी एक की नहीं, वह कहने वालों की है, सुनने वालों की भी है, इसकी भी है, उसकी भी है और सबकी है। सृष्टि समूचे परिवार की है, नानी की मुहर इस पर है। इस लोक की प्रजा होने के कारण हर किसी की कहानी लिखी और सुनी जा सकती है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का घटनाक्रम होता है या कोई बात ऐसी घटित होती है जिसको कहानी के रूप में प्रकट किया जा सकता है। कहानी लेखन पर विचार करने से पहले कहानी के स्वरूप और उसके इतिहास पर कुछ बातचीत करना जरूरी है। ये कहानी क्या है? वास्तव में देखिए, अलग अलग लेखकों और विद्वानों ने कहानी की विभिन्न परिभाषाएं दी है और कहानी के क्षेत्र में एक परिभाषा सबको मानने भी नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा अर्थात स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, जिसमें परिवेश हो, परिवेश यानी उस काल का अर्थात तत्कालीन समकालीन वातावरण का चित्रण भी हो, द्वंद्वात्मकता हो यानी विचारों का मतभेद, अंतर्द्वंद की स्थिति हो, कथा का क्रमिक विकास हो, मतलब क्रम से घटनाक्रम आगे बढ़ता जाए, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो अर्थात जिस उद्देश्य को लेकर के कहानी लिखी जा रही हो उसका प्रकटीकरण भी वहाँ पर होना चाहिए, उसे ही कहानी कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे कहानी के बारे में कि वास्तव में कहानी हमारे जीवन से इतनी निकट या उसका इतना अविभाज्य हिस्सा है कि हर आदमी किसी न किसी रूप में कहानी सुनता और सुनाता है। क्या आप जानते हैं कि यदि कोई आदमी किसी बात को बहुत घुमा फिरा कर कह रहा हो तो सुनने वाला उसे क्या कहता है कि कहानी ना सुनाओ, जल्दी से बताओ कि हुआ क्या है। प्रत्येक मनुष्य में अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभवों को जानने की एक प्राकृतिक इच्छा है, अर्थात हम सब अपनी बातें किसी को सुनाना और दूसरों की सुनना चाहते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है हर आदमी में कहानी लिखने का मूल भाव निहित है। यह बात दूसरी है कि कुछ लोगों में इस भाव का विकास हो जाता है और कुछ इसे विकसित नहीं करते। अब जिनमें इन भावों का विकास हो जाता है वो क्या बन जाता है? कहानीकार बन जाता है, और जिनमें नहीं होता वो साधारण रह जाता है। जब हम कहानी के इतिहास की बात करते हैं तो देखिए, कहानी का इतिहास का सवाल है वो उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की जो आदिम कला है उसका विकास होने लगा और एक समय ऐसा था जब कहानियाँ सुनाने वाले, जिनको क्या कहा जाता है, कथावाचक, कहानियाँ सुनाते थे। वो क्या करते थे? किसी घटना, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से आदि को विषय बना करके उनको सुनाया करते थे। अब इसमें क्या होता है, मानव स्वभाव का एक गुण और है कल्पना, मतलब हर मनुष्य में कल्पना शक्ति विद्यमान होती है। तो क्या करते हैं, सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनाते सुनाते उसमें धीरे धीरे क्या होने लगा, कल्पनाओं का सम्मिश्रण भी होने लगा, अर्थात कल्पनाओं को भी मिलाया जाने लगा। क्योंकि प्रायः मनुष्य वह सुनना चाहता है जो उसे
प्रिय है, और सामने वाला जो कथावाचक होता था वो इस बात को अनुभूत करता था कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, अर्थात सामने वाले की किस विषय में रुचि है। तो वो क्या करता था, उसमें कल्पनाओं का समावेश करता था। मान लीजिए हमारा नायक कहीं युद्ध में हार ही क्यों न जाए, लेकिन यदि वो नायक है तो हम ये सुनना चाहेंगे कि वह कितनी वीरता से लड़ा और कितनी बहादुरी से उसने एक अच्छे उद्देश्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नायक की वीरता का अच्छा बखान करने वाले कथावाचक की तब क्या करेंगे, सब लोग प्रशंसा करेंगे और उसे इनाम भी देंगे। कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता के अनुसार क्या करेगा, अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का बखान करेगा और उसे श्रेष्ठ बताने का प्रयास करेगा। हमारे देश में ही नहीं, संपूर्ण विश्व की मैं बात करना चाहूँगा। मौखिक कहानी की परंपरा हमारे देश में बहुत प्राचीन है और देश के कई भागों, विशेषकर राजस्थान में विशेष रूप से प्रचलित है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए भी थी कि इससे बड़ा संचार का और मनोरंजन का कोई और माध्यम नहीं था। इसी कारण जो कथावाचक हुए या जो धर्म प्रचारक हुए, उन्होंने अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लिया, कहानी का सहारा लिया था। यही नहीं बल्कि शिक्षा देने के लिए भी कहानी की विधा का प्रयोग किया गया, जो आज तक आप अपने वर्तमान की शिक्षण पद्धति में भी देख रहे हो कि आपको बहुत सारे पाठ कहानियों के रूप में पढ़ने को या देखने को मिलते हैं और उनको पढ़ करके आपकी रुचि, आपकी इच्छा जागृत होती है, उनसे आप में जीवन के मूल्यों का या नैतिक मूल्यों का विकास होता है। यही नहीं बल्कि शिक्षा देने के लिए भी कहानी की विधा का प्रयोग किया गया है। और क्या लिखी गई, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई जो बहुत शिक्षाप्रद है। पंचतंत्र किसने लिखा, विष्णु कुमार ने। इस तरह आदिकाल में ही कहानी के साथ साथ उद्देश्य का सम्मिश्रण हो गया। अब कहानी का उद्देश्य क्या हो गया, शिक्षा प्रदान करना। मतलब उस कहानी के माध्यम से क्या हो रहा था, शिक्षा प्रदान की जा रही थी, जो आगे चलकर और भी ज़्यादा विकसित हुआ। अब बात करते हैं हम कहानी के प्रमुख तत्व। तो देखिए, कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं कथानक या कथा वस्तु, दूसरा है पात्र अथवा चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद अथवा कथोपकथन, चौथा है देशकाल एवं वातावरण, पांचवा है भाषा शैली, और छठा जो अंतिम है, जो चरम बिंदु है, वो कहलाता है उद्देश्य। अब बात करते हैं कहानी का केंद्रीय बिंदु कौन क्या है। ये आपका प्रश्न बनता है कि कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। अब आप पूछना चाहेंगे कथानक है क्या, तो यहाँ पर कथानक होता है कहानी का संक्षिप्त रूप। कथानक क्या होता है, कहानी का संक्षिप्त रूप। इसे आप लिख लीजिए, कहानी का संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है, वही क्या कहलाता है, कथानक कहलाता है। उदाहरण के लिए मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं हम। प्रेमचंद की कहानी कफन, ये 10-12 पेज की कहानी है, लेकिन इसका कथानक क्या है, 10-12 पंक्तियों में भी लिखा जा सकता है। जैसे आप देखो, घीसू और माधव गांव के दो गरीब और आलसी किसान हैं इस कहानी में, और बुधिया कौन है, माधव की पत्नी है। वह प्रसव पीड़ा से कोठरी के अंदर तड़प रही है, अर्थात उसके संतान का जन्म होने वाला है और वो उस पीड़ा से अंदर पड़ी पड़ी तड़प रही है। कोठरी के बाहर उसका पति और ससुर, क्या नाम है, घीसू और माधव, अलाव में आलू भूनकर
खाने की तैयारी कर रहे हैं। बुधिया प्रसव की पीड़ा से मर जाती है। दोनों के पास उसका कफन खरीदने के पैसे नहीं हैं। तब वो लोग क्या करते हैं, वे गांव के जमींदार के पास पैसे मांगने जाते हैं। जमींदार उन पर रहम करके क्या करता है, पैसे दे देता है। गांव के दूसरे संपन्न लोग भी क्या करते हैं, उसके अंतिम संस्कार के लिए उनको पैसे दे देते हैं। घीसू और माधव कफन खरीदने बाजार जाते हैं, पर कफन खरीदने के बजाय वो क्या करते हैं, उन पैसों की शराब पीते हैं और नशे में मदहोश होकर गाते गाते मदिरालय में गिर पड़ते हैं और क्या कहते हैं कि मरने वाली तो मर गई, परंतु जाते जाते हमारा भला कर गई। इस प्रकार हमने क्या किया, 10-12 पेज की कहानी को 10-12 लाइनों में समझा। तो कथानक क्या होता है, कहानी का संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।